Assalamu alaikum students. Here we go with another topic of chapter number 4, which is manufacture of nitric acid by Birkeland and Ides process. आज का जो हमारा मौजू है वो नाइट्रिक एसिड को बर्कलैंड और आइड्स प्रोसेस से कैसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, हमने उसके बारे में बात करनी है। तो मैन्युफैक्चर से मुराद यहाँ पे आपके पास है कि हम लार्ज स्केल पे कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा काम ये है, ये हमें डायग्राम मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन कर देगी। ये डायग्राम 4.2 जो है, सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फर्नेस है। इलेक्ट्रिक फर्नेस में N2 और O2 गैसेस, हवा की गैसेस मौजूद होंगी, जिनको हम हाई टेम्परेचर पे 600 पे जो है वो हीट करेंगे, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड को हमने क्या करना है, कूल डाउन करना है, और इसको फर्दर हमने फिर ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में ऑक्सीडाइज करके NO2 बनाना है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के बाद हमने इसे वाटर के साथ मिक्स करना है, एब्जॉर्प्शन टावर के साथ, और वेस्ट गैसेस जैसे कि NO या NO2 या N2 या O2 गैसेस सारी की सारी यहाँ से एक्सपेल हो जाएंगी, और HNO3 हमारे पास यहाँ से हासिल हो जाएगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल, और हमारे पास रिएक्शन का इनिशिएशन 3000 से होगा, और 600 पे जो है वो NO कंबाइन करेगा O2 के साथ, यानी कि इस जगह का टेम्परेचर 600 है और यहाँ पे टेम्परेचर 3000 है हमारे पास ऑलमोस्ट। और फिर फर्दर हमने जो है वो HNO3 की प्रिपरेशन करनी है। अब इसको जो है वो फर्दर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे पहला हमारे पास है नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन, फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास प्रोसीजर है NO2 की प्रिपरेशन, वो हमारे पास नेक्स्ट ये प्रोसीजर मौजूद है। और फर्दर मोर हमारे पास आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ NO2 हम इसे वाटर के साथ मिक्स करेंगे, HNO3 और HNO2 बनता है। HNO2 नाइट्रस एसिड अगेन डीऑक्सीडाइज होके या डिकम्पोज होके तो ये HNO3 बना सकता है। So these were the methods, these were some of the steps to prepare HNO3 at industrial scale. Next we have to discuss some of the properties of nitric acid. So concentrated nitric acid is a colorless volatile liquid which fumes strongly in air. It has a pungent smell and its gravity is, ये MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है आप लोगों से। अच्छा, एक सवाल आता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से मुराद है आपके पास कंसनट्रेटेड HNO3 में से, कहता है वो फ्यूम्स निकलते हैं, फ्यूम्स वेपर्स को कहा जाता है, डेंस वेपर्स को। तो फ्यूम्स निकलते हैं, उन फ्यूम्स से आपके पास कौन से फ्यूम्स निकलते हैं, NO2 के फ्यूम्स निकलते हैं। तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जिसमें से NO2 के फ्यूम्स निकल रहे होते हैं उसे हम कहते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ये टर्म आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। बाकी इसके रिएक्शंस जो है वो आप लोग बड़ी तवज्जो से जो है वो अटेम्प्ट कीजिएगा। इनको याद रखने का कोई और फार्मूला नहीं है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है, आपको इनको प्रैक्टिस से याद करना पड़ेगा। हाउएवर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले डिकम्पोजिशन का है, ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ये प्रूव दैट HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड क्योंकि ये आपके पास बेसिस के साथ रिएक्ट करके बिलतरतीब सॉल्ट्स की फॉर्मेशन कर रहा है। इसी तरह से आपके पास HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एक में मेटल्स, नॉन मेटल्स और आपके पास दूसरी किस्म की मेटल्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी डिस्कस करने हैं। अब इन को जो है वो आप लोगों ने ज़रूर जहन में रखना इन पॉइंट्स को। जैसे गोल्ड, प्लाटीनम, टाइटेनियम वगैरह रिएक्ट नहीं करते, MCQs के लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन वगैरह पैसिवली यानी कि स्लोली रिएक्ट करते हैं। टंगस्टन वगैरह चेंज इनटू देयर ऑक्साइड, ऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज़ जो है वो हाइड्रोजन देते हैं हमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमें कॉपर और लेड वगैरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देते हैं, ये भी आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास फर्दर मोर नेक्स्ट रिएक्शंस हैं, देखें F, G और H। तो इन सब को आप लोग MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज़रूर कीजिएगा, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास है क्या सिलसिला, रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक FeSO4, H2S, HI आर कन्वर्टेड इनटू दिस एंड दैट रिस्पेक्टिवली व्हेन रिएक्टेड विद HNO3। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स को कन्वर्ट कर देता है, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। ये भी रिएक्शंस आप लोग बड़े इंपॉर्टेंटली जो है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी ज़रूर कीजिएगा आप लोग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अच्छा जी, जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे वो डेफिनेटली उतना इंपॉर्टेंट होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक्वा रीजिया, ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो ये होता है 1 वॉल्यूम ऑफ HNO3 और 3 वॉल्यूम HCl, ये मिलके एक्वा रीजिया बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ आर NOCl, Cl2 और H2O बनाते हैं। NOCl डिकम्पोज होके N और Cl, और ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये किसी भी गोल्ड या प्लाटिनम या किसी भी चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है। तो एक्वा रीजिया जो है वो प्रेशियस मेटल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, नोबल मेटल्स को डिज़ोल्व कर लेता है, ये उसकी स्पेशलिटी या जो है वो खूबी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस आ गए। यूजेस भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे लेबॉर्ट्री रिएजेंट, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स को हमने बनाना हो, एक्सप्लोजिव्स और वार्निशेस, ऑर्गेनिक डाइज वगैरह प्रिपेयर करने हो, इन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड, वो है अकरेंस। फास्फोरस के कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो फास्फोरस सेकंड मेंबर है 5A का। ये ग्रीक वर्ड लाइट बेयरिंग से जो है वो हमारे पास आया है, और अनलाइक नाइट्रोजन डज नॉट अकर फ्री इन नेचर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, MCQs में आपसे पूछी जा सकती है। मोस्ट ऑफ द फास्फोरस इज़ फाउंड इन द डिपॉजिट्स ऑफ फॉस्फेट रॉक। अब इम्प्योर कैल्शियम फॉस्फेट और एपेटाइट जो हैं ये आपके पास मिनरल्स हैं इसकी। एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स एंड animal tissues, it is essential for their normal growth and occurs especially in seeds and yolk of eggs। और इसी तरह से नर्व, ब्रेन, बोन मैरो, यूजली इन द फॉर्म ऑफ लेसिथिन्स। लेसिथिन्स प्रोटीन की शक्ल होती है, उसमें ये एग्जिस्ट करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स। बोन ऐश में 80% कैल्शियम फॉस्फेट है, जो इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास फॉस्फोरस का। तो ये चीज़ें MCQs में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस है। इसमें से कुछ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे फास्फोरस 6 मुख्तलिफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ये MCQs है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सिर्फ 3 की दी गई है। तो इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, जब भी सवाल आपसे पूछा जाए आप लोग 6 ही मेंशन करेंगे। एक वाइट फास्फोरस है, एक आपके पास ब्लैक फास्फोरस है और एक रेड फास्फोरस है। तीनों को हम समवट डिस्कस कर सकते हैं। जो वाइट फास्फोरस है वो आपके पास P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रेड फास्फोरस आपके पास जब हम हीट करते हैं तो P4N टाइम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और ब्लैक फास्फोरस मोस्ट स्टेबल अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, और ये प्रिपेयर होता है रेड फास्फोरस को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हीट करने से। वाइट फास्फोरस के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस वेरी रिएक्टिव, पॉइजनस, वोलाटाइल, वैक्सी, येलोइश सब्सटेंस विच इज़ सोल्यूबल इन बेंजीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। इट इज़ फॉर्म इन द टेट्रा, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स P4 एंड हैज़ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये सारी बातें MCQs में आ सकती। इट बॉयल्स एट 280 to P4 vapors which dissociate above 700 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म BZ मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके पास N टाइम्स की फॉर्मेशन हुआ करती है। और रेड फास्फोरस इज़ मच लेस रिएक्टिव एंड लेस पॉइजनस देन द वाइट वन, ये आपके पास मौजूद है। और ये बनता है आपके पास वाइट फास्फोरस को हीट करने से इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल आयोडाइड और सल्फर एज अ कैटलिस्ट। MCQs में ये बात भी पूछी जा सकती है आपसे। इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, तो रेड फास्फोरस हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। और ब्लैक के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो वाइंड अप होता है। हमारा जो फर्स्ट हाफ है वो हमने कंप्लीट कर लिया। जो फर्दर मोर हम जो है वो इसे डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।